डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, हमारा आज का ये वीडियो आईएससी के एक सबसे अच्छे स्टोरी में से एक बी वर्ड्सवर्थ के ऊपर है। बी वर्ड्सवर्थ के ऊपर वैसे मैंने दो वीडियो यानी दो पार्ट में इस वीडियो को मैंने बनाया है इंग्लिश में, जिसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। सो अगर कोई व्यक्ति इसको इंग्लिश में लाइन टू लाइन समझना चाहता है तो वो मेरे इंग्लिश वाले वीडियो को भी देख सकता है। लेकिन बहुत स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर कि इसका एक शॉर्ट समरी हिंदी में समझाया जाए, मैं इसको शॉर्ट में लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर यानी मैं यहाँ पर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसके राइटर का नाम क्या है और वो राइटर कौन है, कैसा है। तो इसका जो राइटर है एक्चुअली ही इज़ वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल ट्रिनिडाड के रहने वाले हैं और ट्रिनिडाड में साइबेरियन आइलैंड के पास यानी मिगुल स्ट्रीट में इनका घर है। ये बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है वी.एस. नायपॉल को। तो बहुत बड़े ये नोवेलिस्ट भी हैं, बहुत बड़े स्टोरी राइटर भी हैं। ज़्यादातर इनकी स्टोरीज़ ऑटोबायोग्राफिकल होती है और मिगुल स्ट्रीट को लेकर होती है। पार्टिकुलरली हमारी जो ये आज की स्टोरी है बी वर्ड्सवर्थ, ये भी मिगुल स्ट्रीट को लेकर ही है। इसमें ऑथर ने दो चीज़ों को अच्छी तरह समझाया है और दो चीज़ इसका मेन थीम कहें या मेन एम जो राइटर का है वो समझाने का है। पहला तो ये कि मिगुल स्ट्रीट में रहने वाले जो लोग हैं उनका कंडीशन क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और दूसरा एक पोएट की ज़िंदगी कैसी होती है। इन दोनों चीज़ों को लेकर इसको समझाया गया है। तो बिना और भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन के मैं इस स्टोरी की तरफ ही आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी मिगुल स्ट्रीट में है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो लोकेशन है स्टोरी का वो है मिगुल स्ट्रीट। मिगुल स्ट्रीट कहाँ पर है? ट्रिनिडाड में है और ऑथर भी ट्रिनिडाडियन ही है, लेकिन चूँकि इंडियन मूल का है तो इन्होंने यहाँ लिखा है इसको। एक्चुअली इसमें मिगुल स्ट्रीट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेगर्स लोग लॉइटरिंग करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। और ख़ास तौर पर तीन बेगर तो ऑथर ने लिखा है कि फिक्स ही है। पहला बेगर जो लगभग 10 बजे आता है, इंडियन मूल का है, धोती वगैरह पहना रहता है, जैकेट पहना रहता है और वो आता है और कुछ राइस वगैरह कलेक्ट करता है। दूसरा लगभग 12 बजे आती है, ये एक लेडी है और ये पाइप पीती हुई आती है और उसको भी ऑथर या जो हॉस्पिटेबल हाउसेज हैं कुछ पर कुछ पैसे उसको भी देते हैं। फिर लगभग 2 बजे ब्लाइंड मैन आता है और वो भी कुछ पैसे कुछ पेनीज कलेक्ट करके यहाँ से जाता है। तो ये यूजुअल रूटीन है। अक्सर इस तरह के लोग यहाँ पर इस स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, यही बताने की कोशिश यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं। लेकिन आज की घटना एक अलग ढंग की घटना है, क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्ति आया है जो व्यक्ति इससे पहले यहाँ पर नहीं देखा गया था। और अक्सर यहाँ पर तो आज ये एक अजीब किस्म का आदमी, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी नरेटर जो इस स्टोरी का है उसके घर के दरवाजे के पास खड़ा है। घर का जो नरेटर है, इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक लड़का है और जो इसका घर है उस घर के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो अंदर आने का परमिशन चाहता है नरेटर से, क्योंकि नरेटर अभी भी स्कूल से वापस ही आया है तो शायद उसी का पीछा करते करते वो इसके दरवाजे तक आ गया है। तो जब वो अंदर आना चाहता है तो नरेटर अपनी माँ से उसके आने के बारे में पूछती है, क्या इसको हम अलाउ करें या ना करें, क्योंकि ये आदमी चाहता है कि कैंपस के अंदर जो मधुमक्खियों का छत्ता है वो उसको देखना चाहता है। तो माँ जब सामने आती है और देखती है कि ये जो आदमी है वो अच्छा है, शुभ्र साब्र है, यानी अच्छा धोती कुर्ता पहना हुआ है, अच्छा इसका यानी कपड़ा जो है काफ़ी साफ़ सुथरा है, अच्छा इंग्लिश बोल लेता है, वेल मैनर्ड लगता है ये आदमी। तो ये देखकर माँ उसको अलाउ कर देती है। फिर ये अंदर आता है, लेकिन अलाउ तो कर देती है लेकिन साथ में अपने लड़के से भी नरेटर से भी कहती है कि देखो इस पर तुम कड़ी नज़र रखना कि ये कहीं कुछ गड़बड़ न करे। घंटों बैठकर दोनों मधुमक्खियों को देखते हैं और इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में एक तरह से लगाव शुरू हो जाता है। इसके बाद ये आदमी अपना परिचय भी देता है, कहता है कि एक्चुअली मेरा नाम बी वर्ड्सवर्थ है और मैं एक पोएट हूँ। यहाँ पर बी का मतलब उसका है ब्लैक। फिर वो कहता है कि मेरा एक भाई भी है जिसका नाम डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ है
और डब्लू का मतलब वहाँ पर है वाइट। तो यहाँ पर ये दो भाई है और कहते हैं हम दोनों भाई पोएट हैं। अब यहाँ पर ये कहता है इस तरह की मधुमक्खियों को देखने की इसकी आदत जो है वो सिर्फ मधुमक्खियों की नहीं बल्कि और भी कई जानवर छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह जैसे एंट, चींटियों को देखने का तो ये उनकी आदत है और इसीलिए उनकी एक तरह से हॉबी है, इसीलिए घूम घूम कर वो देखता रहता है। इस तरह की बातें बैठकर दोनों करते हैं और इसमें लगभग कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद नरेटर को ये जो आदमी है यानी बी वर्ड्सवर्थ, अब तो हम लोग नाम समझ गए कि इस आदमी का नाम बी वर्ड्सवर्थ है, तो ये कहता है कि देखो मैंने एक पोइट्री लिखी है, क्या तुम ये पोइट्री खरीदना चाहोगे? तो नरेटर चूँकि बच्चा है इसलिए अपने माँ से जाकर पूछता है कि माँ क्या हम लोग एक पोइट्री इसका खरीद लें, ये पोइट्री बेचता है? तो माँ बड़ा गुस्सा हो जाती है कि ये आया था किसी और बहाने से मधुमक्खियों को देखने का, लेकिन इसका एक्चुअल पर्पस जो था वो पोइट्री बेचने का था। इसलिए माँ को इसके अंदर एक छल दिखाई देता है और वो गुस्सा हो जाती है और कहती है जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से बाहर निकालो। इस बात पर भी जो बी वर्ड्सवर्थ है ज़्यादा गुस्सा नहीं होता क्योंकि उसको इस तरह की आदत है और कहता है कि देखो मैं तो कई लोगों के पास जाकर इस पोएम को बेचने की कोशिश करता हूँ लेकिन इसका खरीदने वाला कोई भी नहीं है। इस दुनिया में मैं कई अच्छी अच्छी चीज़ों को देखता हूँ, उनके बारे में कविताएं लिखता हूँ, लेकिन इस कविता की किसी को कद्र नहीं है। वो और ये भी कहता है इस लड़के से कि देखो तुम्हारे अंदर भी पोएट बनने की एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर भी एक इनसाइड फीलिंग है जो तुम पोएट बन सकते हो, इस तरह की फीलिंग तुम्हारे अंदर भी है। इस तरह की बातें कहती है और यहाँ पर इसका पहला मीटिंग जो है ओवर हो जाता है, यानी पहली मुलाकात दोनों की खत्म होती है। फिर लगभग एक सप्ताह के बाद इसकी दूसरी मुलाकात होती है जब बी वर्ड्सवर्थ एक चौराहे पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है कि ये लड़का स्कूल से कब वापस आएगा, तो वहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करता है। जब ये लड़का या नरेटर वहाँ से वापस आता रहता है तो वो उसे पकड़ता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो, क्योंकि मेरे बगीचे में आम का बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे आम के रसीले फल लगे हुए हैं। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर तुमको मैं अच्छा अच्छा आम खिलाऊंगा। नरेटर उसकी बातों में आ जाता है और नरेटर उसके घर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वास्तव में वो सच कहा था, बड़े अच्छे अच्छे आम हैं, एकदम पीले और रसीले आम उसके पेड़ों में हैं। वहाँ पर ये खाता है आम, एक दो नहीं बल्कि 6 आम खाता है और आम खाने के बाद उसके कई जगह पर उसके कपड़े में भी दाग लगे हैं, आम का जूस होता है उसके यानी स्लीव्स में भी कई जगह यानी शर्ट के स्लीव में भी घुस गया है। जब इस कंडीशन में ये नरेटर अपने घर वापस आता है और माँ देखती है कि कई जगह पर उसके कपड़े में इस तरह का दाग लगा हुआ है, तो बता देता है कि मैं इस तरह से उस आदमी के घर गया हुआ था और मैंने वहाँ पर आम खाया है। माँ बड़ा गुस्सा हो जाती है। माँ कहती है कि देखो तुमको किसी अजनबी के साथ तुम क्यों गए? माँ इतना गुस्सा होती है कि उसकी पिटाई शुरू कर देती है और इतना पीटती है कि ये लड़का घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये लड़का जाए तो जाए कहाँ? ये लड़का भागकर फिर से उसी पोएट के पास जाता है, यानी बी वर्ड्सवर्थ के घर चला जाता है, जहाँ पर ये रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। यहाँ पर वो बी वर्ड्सवर्थ उसको सहारा देता है और इस तरह से यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू होती है। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों का लगभग एक साथ घूमना फिरना, कहीं पर नेचर को एंजॉय करना, कहीं पर बीच में किसी शाम के वक्त किसी ग्राउंड में यानी घास पर सोकर ऊपर में चांद सितारों को देखना, इस तरह से नेचुरल साइट्स वगैरह से ये इसको अवगत कराने की कोशिश करता है। जितनी भी नेचुरल फीलिंग्स है वो उसके अंदर डालता है। इस तरह से नरेटर उस पोएट के कांटेक्ट में रहते रहते नेचर के बारे में बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ समझ लेता है। वो समझ लेता है स्टार्स के बारे में, समझ लेता है बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, ग्रुप ऑफ स्टार्स के बारे में, और इस तरह से बहुत सारी पोइटिक एबिलिटी भी उसके अंदर आ जाती है। एक दिन ये लड़का इस पोएट से यानी बी वर्ड्सवर्थ से एक सवाल कर बैठता है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि तुम्हारा जो ये गार्डन है इसमें इतनी झाड़ियाँ क्यों हैं? क्या तुम इन झाड़ियों को कभी काटते नहीं हो क्या? ये लड़का इस पोएट से सवाल करता है। इस सवाल के जवाब में पोएट उसे एक कहानी सुनाता है, और कहानी ये है कि एक यंग पोएट था और इसकी एक
जो थी यानी एक गर्ल पोएट थी, यानी एक लड़का पोएट और उसकी एक वाइफ, जिसको यहाँ पर गर्ल पोएट कहा गया है, तो एक यानी उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ और वो दोनों एक तरह से अच्छा मैंने पोएम लिखते थे, दोनों को पोएम में इंटरेस्ट था, दोनों एक साथ रहते थे। कुछ दिनों के बाद वाइफ कहती है कि देखो घर में तीसरा पोएट भी आने वाला है, यानी उसका वो प्रेग्नेंट थी और तीसरा पोएट भी यानी उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, तो उस लेडी की मौत हो जाती है और वो बच्चा भी जो पोएट आने वाला था वो भी उसी के पेट में ख़त्म हो जाता है। चूँकि उसकी वाइफ को जितने भी यहाँ पर झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे, उससे बड़ा लगाव था, नेचर को बड़ा प्यार करती थी वो। इसीलिए उसके मर जाने के बाद ये पोएट ये सोचता है, ये डिसाइड कर लेता है कि मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं काटूंगा जिसको हमारी वाइफ पसंद करती थी। इसीलिए उस दिन से वो कभी भी यानी उस बुशेज में, झाड़ियों में, उस पेड़ में कभी कुछ काटने का काम वो नहीं करता और इस तरह से ये काफ़ी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये कहानी वो कहता है। लेकिन साथ में वो एक और चीज़ कहता है, तो एक चीज़, दूसरा चीज़ ये कहता है कि वो एक पोएम लिख रहा है और वो पोएम जो लिख रहा है वो कंप्लीट होगा 22 ईयर्स के बाद। पोएम वो लिख रहा है लेकिन वो 22 ईयर्स के बाद ख़त्म होगा, क्योंकि वो एक महीने में सिर्फ एक ही वर्ड उसमें जोड़ता है, तो उसको ख़त्म होने में लगेगा 22 ईयर्स। लेकिन हाँ, वो एक महीने में जितना कुछ सीखता है उसका सार वो बस एक लाइन में ही लिख देता है। तो इस तरह से यानी इसको 22 ईयर्स उसको ख़त्म करने में लग जाएगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में यानी एक तरह से काफ़ी इंटीमेसी हो गई है। अचानक इस तरह से समय बीतता जाता है। अचानक एक दिन बी वर्ड्सवर्थ बीमार पड़ जाता है। बीमार जब पड़ जाता है तो उसको देखने के लिए ये नरेटर जो है उसके घर आता है। उसको घर आने के बाद उसको उसके कंडीशन को देखता है, उसके घर के कंडीशन को देखता है, तो लगता है कि ये नरेटर ये जो पोएट है बी वर्ड्सवर्थ अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। उसके चेहरे पर साफ साफ एक मौत की परछाई उसको दिखाई देता है। वो अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसके इस इमोशन को बी वर्ड्सवर्थ समझ जाता है कि शायद ये लड़का समझ गया कि मेरी मौत बिल्कुल नज़दीक हो चली है और वो रोते जा रहा है। बी वर्ड्सवर्थ उसे कहता है, देखो तुम्हें रोना नहीं है, मेरी तो अब आखिरी वक्त आ ही गई है, मैं अब जा ही रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको दो बात बताना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि जो कहानी मैंने तुमको बताया था कि एक वाइफ एक हस्बैंड की कहानी, और ये झाड़ियों को न काटने वाली कहानी जो मैं तुम्हें बताया था बॉय पोएट गर्ल पोएट के बारे में, ये कहानी झूठी थी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। दूसरा चीज़ वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा था कि पोएम जो मैं लिख रहा हूँ वो एक महीने में एक लाइन में लिखता हूँ, ये बात भी झूठी है, ऐसी कोई पोएम मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इसके बाद वो लड़का कोई तीसरा चीज़ वो कहता है कि देखो आज के बाद तुम मेरे घर कभी मत आना। लड़का रोने लगता है, रोते रोते वहाँ से भाग जाता है और पोएट की यहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ की मौत हो जाती है। लगभग 1 साल बाद जब बी वर्ड्सवर्थ फिर उस रास्ते से गुजरता रहता है तो वो उस जगह पर जब आता है जहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ का घर है, तो लड़का ये देखता है कि यहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ का घर अब है ही नहीं। उस घर को तो हटा दिया गया, उस घर के जगह पर 2 मंजिला एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है और अगल बगल में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह बिखरा पड़ा है। इस जगह को देखने से ऐसा लगता है कि शायद कभी भी यहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ का कोई नामो निशान ही नहीं था। और यहीं पर यह स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी के द्वारा जो ऑथर है वो समझाना चाह रहा है 2 चीज़ जो मैंने कहा कि एक पोएट का कंडीशन क्या होता है। लोग पोएट के पोएम्स को, जो इतना कॉस्टली वर्ड होता है, जिसको इतना सोच कर लिखा जाता है, उसकी इस समाज में कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बल्कि माँ तो पोएट के साथ उस लड़के को एक दिन बिताने के कारण मारती है, तो पोएट की कंपनी को भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात ये भी है कि म्यूविल स्ट्रीट के जो लोग हैं वो इतने यानी गरीब हैं, इतने उनका कंडीशन ख़राब है कि उनको पोएम जैसी कोई चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि माँ वहाँ पर पोएट का नाम सुनते ही, पोएम का नाम सुनते ही उस आदमी को अपने कैंपस से भगा देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग पोएम में या ऐसे किसी नेचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं करते, और इसका कारण यही है कि वहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी में ही काफ़ी
परेशान रहते हैं। तो इन दोनों थीम को लेकर इस स्टोरी को लिखा गया है। सो मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से हर एक स्टूडेंट को इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा और एग्जाम के लिए उसे ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और इसको ज़्यादातर लोगों के बीच में शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल को। सो ओके, थैंक यू एंड गुड लक।